हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू ईपीटी नीट। जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे वो था अपना ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्लास 11 की 5th यूनिट का ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। क्या नाम है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये सेकंड लेक्चर है और आज इस लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक लेक्चर ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर एक दिन पहले का लेक्चर है, आपको वहां से मिल जाएगा। पूरे वीडियो में आपको क्या करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठनी है। जितनी बार पहली बार मैंने बोला आपको नहीं समझ आएगा, दूसरी बार हम बोलेंगे आपको मेरे साथ साथ थोड़ी बहुत चीजें रिकॉल करने का ट्राई करना पड़ेगा। 2-3 बार चीजें हम लोग रिवाइज करेंगे, आपको मेरे साथ साथ रिवीजन पे जाना होगा। पहली बार आप सिर्फ सुन लो क्या क्या मैंने बोला है, दूसरी बार ट्राई करो बोलने का, 3-4 बार हम खुद बोलेंगे तो उतनी बार आपको भी ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, कहां से स्टार्ट करना है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस से स्टार्ट करना है। अगर एक बार पुराना रिवाइज करें तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, देखो हम लोगों ने क्या किया था। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, हम लोग दो टर्म हमेशा से सुनते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है? तो रेस्पिरेशन क्या होता है, बेसिकली आपके जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट, ये सारी जो चीजें होती है, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, इन सबका जो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन से क्या बनता है, एनर्जी रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, किसको यूज करके ब्रेकडाउन हो रहा है? तो ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। अब ये ऑक्सीजन को यूज करके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी। अब कोई चीज टूट रही है तो मतलब कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा, कैटाबॉलिज्म चल रहा है, क्योंकि कोई चीज अगर बनती है तो एनाबॉलिज्म चलता है, अगर कोई चीज ब्रेक होती है तो मतलब वहां पे कैटाबॉलिज्म चल रहा है। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस हो गया? कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे O2 का क्या हो रहा है? यूटिलाइजेशन। पहली ही लाइन में लिखा गया था कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है ऑर्गेनिज्म से। तो अब जब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है तो कंटिन्यूअसली हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से अंदर आती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से हार्मफुल है बाहर चली जाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ब्रीथिंग। सिंपल सा इतना सा डिफरेंस है। फिर हम लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है कि अलग अलग होगा? एक कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सी जगह पे रह रहा है, उसका हैबिटेट कैसा है, और दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, या कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हम लोगों ने कौन कौन सा देखा? अर्थवर्म का पढ़ा था। अर्थवर्म किस तरीके से करता है? अपनी स्किन से करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल से करता है। इंसेक्ट कैसे करता है? ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं। स्पंजेस कैसे कर रहा है? डिफ्यूजन के थ्रू कर रहा है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो आपका एम्फीबियंस होता है, एम्फीबियन आपका लंग से भी करता है, और फ्रॉग होता है वो आपका मॉइस्ट स्किन से भी करता है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, 2-3 बार पढ़ोगे हर चीज याद हो जाती है। फिर हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से स्टार्ट होगा। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल 1 पेयर होता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल ओपन होगा नाजल पैसेज में, नाजल पैसेज होगा नेजल चैम्बर में, नाजल चैम्बर होगा फेरिंक्स में। अब रुक जाओ, फेरिंक्स में हो गया तो फेरिंक्स वो जगह होती है जहां पे फेरिंक्स फूड और एयर दोनों एक साथ आता है। ठीक है, अब यहां से एक साइड हो जाएगा लैरिंक्स ट्रैकिया और दूसरी साइड आ जाएगी आपकी ओइसोफेगस। ये रहा फेरिंक्स, एक साइड आ गया ट्रैकिया, एक साइड आपका ओइसोफेगस। करेक्ट। तो फेरिंक्स ओपन होगा लैरिंक्स में, लैरिंक्स होता है साउंड बॉक्स, साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब फूड जो फेरिंक्स से आया है ड्यूरिंग स्वैलोइंग, जब हम लोग फूड को स्वैलो करते हैं तो वो आपका विंड पाइप में ना चलाए, वो आपके ट्रैकिया में ना चलाए, लैरिंक्स में ना चलाए। इसके लिए क्या होता है, जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, तो जो लैरिंक्स की ओपनिंग है ग्लॉटिस, उसके ऊपर एक फ्लैप प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो जब हम लोग खाने को निगलते हैं, खाने को अंदर लेते हैं, उस टाइम पे एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से फूड आपकी विंड पाइप में ना करके फूड पाइप में चला जाता है। फिर आया लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद आया ट्रैकिया। ट्रैकिया कहां तक था? मिड थोरेसिक कैविटी तक। उसके बाद लेफ्ट एंड राइट साइड में डिवाइड हो जाता है, किसमें? प्राइमरी ब्रोंकी में। तो जब ब्रोंकी में कंटिन्यूअसली डिवीजन होता है तो पहले प्राइमरी ब्रोंकी, फिर सेकेंडरी ब्रोंकी, फिर टर्शरी ब्रोंकी आपका उसका फॉर्मेशन हो जाता है। टर्शरी ब्रोंकी में फर्दर डिवीजन होगा तो इनिशियल ब्रोंक्यूल बनेगा, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनेगा, एंड एट द एंड आपका एल्वियोलाई का फॉर्मेशन हो जाता है। ना समझ में आ गया? तो देखो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का जो पार्ट है इसको कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। क्या कहते हैं? कंडक्टिंग पार्ट। एल्वियोलाई और इसकी जो डक्ट होती है इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट। एक्चुअल जो रेस्पिरेशन होता है वो आपके एल्वियोलाई में चलता है। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, हमारे पास 2 लंग्स होते हैं। लंग्स में डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। अब प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लंग्स है, लंग्स कहां पे प्रेजेंट है? लंग्स आपका थोरेसिक कैविटी, ये आपका लंग्स है, लंग्स थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। थोरेसिक कैविटी एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। अब थोरेसिक कैविटी बनी कैसे? तो जो थोरेसिक कैविटी होती है डोर्सल साइड वर्टिब्रल कॉलम से मिलकर बनती है, वेंट्रल साइड पे आपको स्टर्नम प्रेजेंट होता है, लैटरल साइड पे रिब्स होता है, और लोअर साइड पे आपका डोम शेप्ड डायफ्राम प्रेजेंट होता है। इतना समझ में आ गया? फिर कुछ रेस्पिरेशन के स्टेप्स थी, इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। फिर आई मैकेनिज्म की ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसे हो रही है? तो मैंने आपको सिंपल सी चीज बोली थी कि अगर हमारे पास पैसे हैं
पैसे हैं मतलब हम लोग पॉजिटिव में चल रहे हैं, हमें बाहर से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, हम बाहर पैसे देंगे। तो अगर हमारे पास एयर अंदर है, अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा है, अगर अंदर प्रेशर पॉजिटिव है, तो हमें बाहर से एयर लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहां से एयर रिलीज करेंगे। तो जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर पॉजिटिव होता है तब एयर बाहर जाती है, ठीक है। और जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इन कंपैरिजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस होता है, नेगेटिव होता है, तो जब नेगेटिव है, हमारे पास पैसे नहीं, हमें जरूरत है, तो हम लोग दूसरों से लेंगे। तो जब अंदर एयर नहीं है, अंदर नेगेटिव पल्मोनरी प्रेशर चल रहा है, तो उस टाइम पे एयर बाहर से अंदर चली आती है। फिर देखा इंस्पिरेशन कैसे हो रहा है, एक्सपायरेशन कैसे हो रहा है। इसके बाद आया कि कौन बताता है कि 12 से 16 बार एक ह्यूमन ब्रीथ करता है पर मिनट। कैसे मेजर किया गया? विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर। फिर कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आए, कुछ कैपेसिटीज आई, ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया था। अब आता है यहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है। देखो सबसे पहले क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, इस लाइन को अब आपको याद रखना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स हुए थे। सबसे पहले ऑक्सीजन अंदर आती है, CO2 बाहर चला जाता है, ठीक। तो पहले क्या हुआ, यूटिलाइजेशन होता है, पल्मोनरी ब्रीदिंग होता है या पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, ब्रीदिंग हुआ या पल्मोनरी वेंटिलेशन हुआ, जिसकी वजह से एयर अंदर चली आई। एयर कहां चली आई? एयर आपके अंदर चली आई, और CO2 जो कि एल्वियोलाई में बहुत ज्यादा हो गया था वो बाहर चला गया। तो पहले ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन हुआ, वहां से पहला डिफ्यूजन कहां हुआ? एल्वियोलाई में। पहला डिफ्यूजन कहां हो रहा है? एल्वियोलाई में। यही लाइन यहां पे लिखी गई बेटा कि एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा कि एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई वो जगह होती है जहां पे सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट होता है। नेक्स्ट कि जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। एक्सचेंज आपका ब्लड और टिश्यू के बीच में भी हुआ था। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, आपको ये लाइन पता होनी चाहिए कि सबसे पहले हुआ ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक अंदर एयर अंदर आती है, और जो CO2 एल्वियोलाई में बहुत ज्यादा हो चुका था वो बाहर चला जाता है। उसके बाद क्या होगा, एल्वियोलाई में आ गया, अब ब्लड था, ब्लड और टिश्यू के बीच में, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा, उसके बाद वापस से डिफ्यूजन होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में। यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे कहा गया डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। यही चीज वहां पे भी लिखी गई है कि पहला कहां पे हो रहा है। पहला तो प्राइमरी साइट कहां पे, गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज कहां पे हो रहा है? पहले तो एल्वियोलाई में हो रहा है, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस और कहां पे हो रहा है? ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है, ठीक है। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन होता है, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसके बाद लिखा गया है कि ये डिफ्यूजन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मेनली 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतना तेजी से डिफ्यूजन होगा। फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे, जिस गैस की सॉल्युबिलिटी जितना ज्यादा होगा उसका डिफ्यूजन उतना फास्ट होगा। जैसे कि CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, 20 to 25 टाइम्स हायर होता है इन कंपैरिजन ऑक्सीजन, तो CO2 की डिफ्यूजन पहले होता है, ज्यादा होता है। फिर थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अब आप एक बार बताओ, कोई लेयर है, ठीक है, कोई लेयर है, वो जितनी पतली होगी उतनी इजिली डिफ्यूजन होगा या उतना लेट होगा? पतली लेयर में डिफ्यूजन फास्ट होगा या थिक लेयर में आपका डिफ्यूजन फास्ट होगा? तो आंसर आना चाहिए कि जो लेयर जितनी ज्यादा थिन होगी उसमें डिफ्यूजन उतना ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। तो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? एक है आपका प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, और एक है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। क्या क्या है? प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, एक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, जिस गैस की सॉल्युबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छे तरीके से डिफ्यूजन होगा, और एक है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अगर मेम्ब्रेन थिन है तो उसमें डिफ्यूजन उतना ही अच्छे तरीके से होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, देखो सबसे पहले क्या होता है बताओ। सबसे पहले हम लोग ब्रीदिंग करते हैं या पल्मोनरी वेंटिलेशन करते हैं, उसके बाद उसमें क्या होता है कि जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो अंदर आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर चला जाता है। उसके बाद क्या होगा, आ गया, ब्रीदिंग कर लिया। अब पहली बार डिफ्यूजन होता है, पहली बार जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो होता है आपका एल्वियोलाई पे। पहली बार कहां होता है? एल्वियोलाई पे। एल्वियोलाई पे क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है O2 CO2 का ब्लड में, ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो गया। अब वो बहता हुआ जाएगा आपके टिश्यू के पास। तो जो दूसरी बार गैसेस एक्सचेंज होगा वो टिश्यू और ब्लड के बीच में होगा। जो दूसरी बार डिफ्यूजन होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, वो टिश्यू और ब्लड के बीच में होगा। यही चीज यहां पे लिखी गई है कि पहली बार एल्वियोलाई में होता है गैसेस एक्सचेंज जो है गैसेस का, उसके लिए प्राइमरी साइट एल्वियोलाई होती है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ एल्वियोलाई में होता है, उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है। जो हम लोग डिफ्यूजन देख रहे हैं कि डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन हो कैसे रहा है? क्या अपने आप डिफ्यूजन हो जाता है? नहीं, प्रेशर ग्रेडियंट के पे डिपेंड करेगा, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे डिपेंड करेगा और मेम्ब्रेन की थिकनेस पे डिपेंड करेगा। इसके बाद लिखा गया कि इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन ऑल्सो, ये हो गया प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल। जैसे मान लो ये कोई मिक्सचर ऑफ गैस है,
ठीक है, कोई मिक्सचर ऑफ गैसेस, कई सारी गैसेस हैं इसमें किसी पर्टिकुलर गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है प्रेशर का, यही उसका पार्शियल प्रेशर होता है। यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस, किसी एक इंडिविजुअल गैस से कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, दिया जा रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस के मिक्सचर में, यही उसका पार्शियल प्रेशर होता है। ये उसका पार्शियल प्रेशर होता है कि एक गैसेस का जो मिक्सचर है उसमें किसी पर्टिकुलर गैस का कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, यही उसका पार्शियल प्रेशर होता है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आगे पी लगा देंगे। PO2 ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा, PCO2 हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। फिर लिखा गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन 14.9। इसके बाद यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के बारे में बताया गया है कि पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में कितना होगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर एल्वियोलाई में कितना होगा, ब्लड डीऑक्सीडेटेड ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, टिश्यू में कितना होगा, ये आपको याद होना चाहिए। देखो हम लोग सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर की बात करेंगे। एटमॉस्फेरिक एयर में क्या था, हम लोग बाहर से क्या ले रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे। ऑक्सीजन ले रहे थे, तो सिर्फ आपको समझने के लिए बताया जा रहा है। तो जब बाहर से ऑक्सीजन ली जा रही है तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या हो गई, ऑक्सीजन हो गई। सिर्फ लर्न करने के लिए, ताकि आपका सवाल गलत ना हो, बाहर क्या ज्यादा हो गई, ऑक्सीजन हो गई। अब एक बात बताओ, एल्वियोलाई में क्या अंदर आ रहा था, क्या बाहर जाना चाह रहा था। CO2 हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो CO2 बाहर जाना चाहेगा, तो CO2 होगा कम और ऑक्सीजन होगी ज्यादा। तो एल्वियोलाई में देखो CO2 है, O2 है ज्यादा 104 है और CO2 है आपका 40। फिर आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड, गंदा ब्लड, क्लीन ब्लड नहीं है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसमें भी CO2 ज्यादा होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो मतलब CO2 ज्यादा होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो मतलब अब उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा। टिश्यू साइड पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है और आपका ऑक्सीजन कम होता है। सिंपल देखो, एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 कितना है 159 और PCO2 कितना है 0.3। एल्वियोलाई में क्या ज्यादा होगा, 40-45 को लेकर के चलो, देखो 40-40-40-40 ऐसे लेकर के चलोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। बट याद रखना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर बात, दो नंबर याद करो, 40-45, 40-45, दो नंबर याद करो। पूछ लिया जाए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम लोगों ने क्या याद किया, 40-45 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब CO2 ज्यादा होगा। 40-45 तो मतलब 45 होगा PCO2 का, PO2 का कितना होगा 40 होगा। अगर बात कर ली गई टिश्यू लेवल पे हम लोगों ने क्या याद किया था, 40-45 याद किया था। टिश्यू लेवल पे क्या ज्यादा होगा, CO2 ज्यादा होगा, PCO2 ज्यादा होगा। तो जब PCO2 वहां पे ज्यादा होगा तो 40 या 45 सिर्फ याद करने के लिए आपको बताया जा रहा है। दो नंबर पकड़ो, 40-45 अब आप बोलोगे यहाँ पे 95-40 है, तो इसको 45 को 95 कंसीडर कर लो ना, वहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चंस निकालने हैं तो। ठीक है, 40-45, 95-40, 40-45 यहाँ पे भी है। एल्वियोलाई में आप सिंपल समझ लो, एल्वियोलाई है तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा वहां पे। यहाँ पे भी 40 तो है ही, 45 को चेंज किया गया, बाकी इसको आप याद कर लो। ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए बताया गया है कि देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज्यादा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा होगा, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा होगा, एल्वियोलाई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। समझ में आ गया। एटमॉस्फेयर में PO2 कितना है 159 है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.3 है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। इसके बाद देख लो, यही चीज यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है कि ये इंस्पायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर। ठीक है, एल्वियोलर एयर ये है, ये आपका एल्वियोलाई दिया गया है। एल्वियोलर एयर में क्या ज्यादा था, PO2 ज्यादा था, तो PO2 है 104, PCO2 कितना है 40। इसके बाद बात की गई है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डायग्राम से सवाल आ गया है, याद रखिएगा कि सिस्टमिक वेन कहाँ है, आर्टरी कहाँ है, पल्मोनरी वेन कहाँ है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सिस्टमिक वेन क्या कैरी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड, क्या ज्यादा होगा, PCO2 ज्यादा होगा। PCO2 ज्यादा होगा मतलब कितना होगा 45, तो ऑक्सीजन अपने आप 40 हो गया। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे तो अब यहाँ पे क्या ज्यादा होगा, ऑक्सीजन PO2 ज्यादा होगा, तो PO2 हो गया 95। करेक्ट, इतना याद हो गया। अब यहाँ पे ब्लड एंड टिश्यू लेवल पे अगर बात की जाएगी तो टिश्यू लेवल पे PCO2 ज्यादा होता है, PO2 कम होता है, तो PCO2 होगा 45, PO2 होगा 40। डायग्राम ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद देखो क्या दिया गया है, सिमिलरली a gradient is present for CO2 in the opposite direction from tissue to blood and blood to alveoli हो गया। एज ए सॉल्युबिलिटी, ये लाइन याद रखिएगा कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, 20 से 25% ज्यादा होती है, टाइम्स ज्यादा होती है, किससे, ऑक्सीजन से। अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर्ड टू दैट ऑफ O2, जिसकी वजह से जो CO2 होता है उसका डिफ्यूजन बहुत तेजी के साथ होता है। The diffusion membrane is
मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में टोटल 3 लेयर होंगी। कौन कौन सी है देख लो भाई। पहली है स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वियोलाई की, दूसरी है एंडोथेलियम दी गई है, और तीसरी बेसमेंट सब्सटेंस है। देखो एक तो ये है एल्वियोलर की कौन सी मेम्ब्रेन है, स्क्वेमस एपिथेलियम, एक है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड। ये आपकी एल्वियोलाई है, ठीक है, एल्वियोलर कैविटी है, ये आपकी ब्लड कैपिलरी है, एल्वियोलाई ब्लड कैपिलरी, इसके बीच में बेसमेंट सब्सटेंस भरा हुआ होता है। तो एक लेयर है स्क्वेमस एपिथेलियम, एक लेयर है आपकी एल्वियोलर कैविटी की, एक लेयर है आपकी ब्लड कैपिलरी की, और एक जो इन दोनों के बीच का सब्सटेंस होता है बेसमेंट सब्सटेंस। क्या दिया गया है कि नेमली कौन कौन सी लेयर है। फर्स्ट थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की थिन स्क्वेमस एपिथेलियम, फिर एंडोथेलियम दी गई है, और लास्ट बेसमेंट सब्सटेंस दिया गया, ठीक है, बेसमेंट सब्सटेंस दिया गया। इसके बाद बोला गया है कि जो ये तीनों मेम्ब्रेन है इसको ले लो, स्क्वेमस एपिथेलियम को ले लो, बेसमेंट सब्सटेंस को ले लो, और एंडोथेलियम को ले लो। इन तीनों की जो थिकनेस होती है ना वो अभी भी 1 मिलीमीटर से कम होती है, 1 मिलीमीटर से कम होती है। यहाँ से सवाल आ गया, मेम्ब्रेन जितनी थिन होगी उतना अच्छे तरीके से डिफ्यूजन होगा। तो क्या लिखा गया है कि हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। जो बेसमेंट सब्सटेंस होता है ना, यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि जो बेसमेंट सब्सटेंस होता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। 2 लेयर है, एक एल्वियोलर कैविटी है, एक ब्लड कैपिलरी है, इसके बीच में आपको बेसमेंट सब्सटेंस फिल्ड है। बेसमेंट सब्सटेंस क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है दोनों को। वही लाइन यहाँ पे लिखा गया है, थिन बेसमेंट सब्सटेंस सपोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम सेल्स ऑफ कैपिलरीज। जो कैपिलरी है उसको, और जो एल्वियोलर कैविटी की जो एंडोथेलियम थी, सॉरी एपिथेलियम थी, इसको कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बेसमेंट सब्सटेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर बात की जाए तीनों लेयर को मिलाकर के थिकनेस की, तो उस तीनों लेयर की थिकनेस आपस में मिलाकर के भी 1 मिलीमीटर से कम ही होती है, लेस देन अ मिलीमीटर। देयरफॉर ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वियोलाई। जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो किसके लिए फेवरेबल है कि एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो सके टू टिश्यू एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई। जो आपका CO2, देखो जितने भी फैक्टर्स हैं हमें एक ही काम कराना है, O2 को अंदर डालना है, CO2 को बाहर निकालना है। O2 धीरे धीरे अंदर आएगा, CO2 धीरे धीरे बाहर जाएगा। CO2 कहां से बाहर जाएगा, CO2 बन कहां रहा था, एक बात बताओ। हम लोगों ने पहले पेज पे रेस्पिरेशन पढ़ा था, तो रेस्पिरेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज के साथ साथ CO2 भी रिलीज होगा। कहां पे ये सब हो रहा था, ये सब टिश्यू पे हो रहा था, सेल्स के पास टिश्यू पे हो रहा था। तो टिश्यू से CO2 भेजना है हमें एल्वियोलाई साइड, फिर वहां से बाहर चला जाएगा। और O2 कहां भेजना है, O2 हमें बाहर से एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से टिश्यू में भेजना है। क्यों टिश्यू में भेजना है, क्योंकि वहीं पे तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना है। यही लाइन यहाँ पे लिखी गई। हम लोग जितने भी फैक्टर्स अभी तक पढ़े सारे फेवरेबल हैं किसके लिए, किसके डिफ्यूजन के लिए, O2 का डिफ्यूजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू, कि O2 का डिफ्यूजन हो सके प्रॉपर तरीके से एल्वियोलाई से टिश्यू में, और कार्बन डाइऑक्साइड का हो सके टिश्यू से एल्वियोलाई में। एक बात हमेशा याद रखना कि जो CO2 है, CO2 याद रखो, O2 का फेवरेट एल्वियोलाई याद रखो, CO2 का फेवरेट टिश्यू याद रखो। ये 2 बातें याद रखो, CO2 का फेवरेट टिश्यू याद रखो कि CO2 बन कहां पे रहा है, टिश्यू में, ठीक है, और O2 का फेवरेट एल्वियोलाई। 2 चीजें याद रखो। अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों बोला है। यहां से सवाल आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। क्या लिखा गया है कि ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जो ब्लड होता है वो मीडियम होता है जहां पे CO2 और O2 ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद लिखा गया है, अब बात की जा रही है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को जो 97% पार्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आरबीसी, ठीक है। जो बाकी का 3% बचता है वो डिसॉल्व्ड स्टेट के फॉर्म में रहता है प्लाज्मा में। इसके बाद CO2 को अगर बात की जाए तो CO2 का 20 to 25% ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी से, 70% होता है बाइकार्बोनेट आयन से, ठीक है। बाकी का जो 7% बचता है वो डिसॉल्व स्टेट में रहता है प्लाज्मा में। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ब्लड मीडियम है जहां पे O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, 97% O2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाई आरबीसी, 3% O2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहां पे, डिसॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। इसके बाद अगर CO2 की बात की जाए तो 20 to 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है बाई आरबीसी, 70% होता है एज अ बाइकार्बोनेट आयन, 7% होता है डिसॉल्व स्टेट, कैसे, प्लाज्मा के थ्रू हो जाता है। तो O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, 97% आरबीसी से और 3% प्लाज्मा। इसके बाद अगर CO2 की बात की जाए तो 20 to 25% हो रहा है आरबीसी से, 70% हो रहा है एज बाइकार्बोनेट आयन, जो बाकी का 7% बचता है वो होता है आपका थ्रू प्लाज्मा। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग, पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके बाद देखेंगे किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिर आपका आएगा रेगुलेशन, फिर आएगा आपका डिसऑर्डर, फिर हो जाएगा चैप्टर खत्म। चैप्टर इजी है, ये तीनों चैप्टर्स बहुत आसान है। स्टार्टिंग के आपका ब्रीदिंग आसान है, ब्रीदिंग के बाद आपका ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये तीनों ही बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। इसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बाकी इजी वो सारे भी चैप्टर है।
ऐसा कुछ इशू आएगा नहीं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो एनसीईआरटी पढ़ लो, काम हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम पेपर तो इस बार टफ आया था, बहुत सारी चीजें ऐसी क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया गया था, तो उस हिसाब से बेटा कट ऑफ भी तो कम हो गई थी ना, 550 चली गई थी। अब आपको क्या चाहिए इससे ज्यादा? कहाँ 650 जाया करती थी, इस बार 550 हो गई, और क्या चाहिए? पेपर टफ बनेगा, कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ कम जाएगी तो सबके लिए, देखो कट ऑफ इजी है सबके लिए है, कट ऑफ कम चला गया सबके लिए है, सिंपल सी बात, इसको समझ लो। ऐसा नहीं है कि पेपर टफ आ गया, पेपर टफ आएगा सबके लिए टफ आएगा, नंबर कम मार्क्स पे सिलेक्शन होगा, पेपर इजी आएगा सबके लिए इजी आएगा, ज्यादा मार्क्स पे सिलेक्शन होगा। आपका काम है पढ़ना, आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि अरे 2025 का पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया था, अब मैं सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस करता हूँ, इजी आ जाएगा तो क्या करोगे? तो जैसे आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करिए, क्योंकि इस बार मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चों के अंदर ना ये डाउट आया है कि वो जो टीचर से पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, उस लेवल का पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं जेईई मेंस का क्वेश्चन कर लें, एडवांस का क्वेश्चन कर लें। भाई इतने की जरूरत नहीं है, आपके टीचर्स हैं, फिजिक्स करा रहे हैं, केमिस्ट्री करा रहे हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए, उनको आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उनका नाम होगा, ठीक है। वो भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो अपने टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट करिए, बहुत इधर उधर के सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, मत इतना भागिए, सिर्फ जो डीपीपी मिल रही है, जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है उसको करिए, पीवाईक्यू कर लीजिए, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कर लो, इतना सफिशियंट होता है, इतना सफिशियंट होता है। अगर आप इसी को बार बार रिवाइज करो, देखो गलती कहाँ पे कर रहे हो, देखो गलती कहाँ पे कर रहे हो। कभी कोई बोला है कि हर एक चैप्टर से हजार सवाल लगा लो, जो आप लोग हर एक चैप्टर के लिए भागते रहते हो कि इस कोचिंग से कर लें, उस कोचिंग से कर लें, कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक कोचिंग को फॉलो करो, एक टीचर को फॉलो करो, नहीं समझ में आ रहा है तब जाके स्विच कर दो, ये सारी चीजें समझ में आता है, बट भागो मत इस तरीके से, कभी इनसे कभी उनसे, 50 जगह का कोचिंग मॉड्यूल लगा ले, 50 जगह की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। स्टिक रहो, इस सिलेक्शन तो छोड़ो, आपका दिमाग ही शांत नहीं होगा, हमेशा मन में लगा रहेगा कि अरे अभी भी ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम आएगी, जो बच्चे बहुत भटकते हैं ना उनको कॉन्फिडेंस की कमी रहती ही रहती है, तो बहुत ज्यादा मत भटकिए, जो चीजें आपके टीचर्स करा रहे हैं उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए, उनको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, हर चीज में आपसे बहुत बेहतर है, ठीक है। ये नहीं कि 2025 का पेपर टफ आ गया तो अब उन्हें पता नहीं है, उन्हें हर चीज पता है, उन्हें तब भी पता थी, उनके ही पढ़ाए बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और नेक्स्ट टाइम पे भी उनके ही पढ़ाए बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। ओके चलो, अब स्टार्ट होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एंड आई होप आप एनसीईआरटी लेकर के बैठते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में पहली लाइन क्या दी गई है कि हीमोग्लोबिन की बात की गई है। हीमोग्लोबिन कैसा होता है? हीमोग्लोबिन रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन कैसा है? रेड कलर का है। हम लोग अक्सर जा करके हीमोग्लोबिन का चेक कराते रहते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, अनार खाया करो हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, ये तो हर कोई सुना होगा। तो मतलब कैसा है? रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। आयरन याद रखिएगा, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है? आरबीसी में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट है? आरबीसी में। तो क्या देखा हम लोगों ने? हीमोग्लोबिन कैसा है? हीमोग्लोबिन आपका रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो, ऑक्सीजन बाइंड करता है आपका हीमोग्लोबिन से, ठीक है, इन रिवर्सिबल मैनर। क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रिवर्सिबल मैनर का क्या मतलब है? रिवर्सिबल मैनर का हीमोग्लोबिन, ठीक है। रिवर्सिबल मैनर का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बना ले रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस से ब्रेक करके ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में ब्रेक भी हो जाएगा। यही होता है रिवर्सिबल मैनर का मतलब। तो क्या बना कि हीमोग्लोबिन कैसा है? रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। कहां प्रेजेंट है? आरबीसी में। ऑक्सीजन बाइंड होता है हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबल मैनर में। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। सिंपल सी बात समझ में आ गई। हीमोग्लोबिन कैसा है? रेड कलर का है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। कहां प्रेजेंट है? आरबीसी में प्रेजेंट है। मेरे साथ साथ याद किया करो, कहां प्रेजेंट है? आरबीसी में प्रेजेंट है। किससे बाइंड कर रहा है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक भी तो करना है, ब्रेक भी तो होगा ना। रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करेगा। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसके बाद ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन में आएगा और एक सवाल नहीं आएगा, मे बी एक क्वेश्चन में भी आ सकता है और कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि हर एक हीमोग्लोबिन कितना मैक्सिमम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रख सकता है। तो टोटल 4। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 से रिलेटेड होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। अब यहां से आपको याद करना है PO2, PCO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। इतनी चीजें अब आपको यहां से याद करनी है। जब भी PO2 ज्यादा होगा
ये सारी चीजें कम हो जाएंगी, सिंपल सी बात समझ लो, ठीक है। और PO2 ज्यादा कब होगा? जब आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। सिंपल सी चीज अभी समझो, PO2 ज्यादा होगा, ये सबके PO2 ज्यादा हुआ तो ये सब कम हो जाएगा। और अगर PCO2 ज्यादा हो गया, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो जाएगा, तो ये सब तो ज्यादा होगा बट ये कम हो जाएगा। सिंपल सी बात समझो, PO2 ज्यादा, ये सब कम। और अगर PCO2 ज्यादा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी ज्यादा, टेम्परेचर भी ज्यादा, बट PO2 कम। सिंपल सी चीज समझो, ये ज्यादा, ये कम, ये सारे ज्यादा, तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा गया कि जो बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से, प्राइमरी किससे रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से। जो बाइंडिंग हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जो बाइंड कर रहा है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का रिस्पॉन्सिबल है। क्या ये अकेला रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, रिस्पॉन्सिबल तो है प्राइमरी, मेन यही काम कर रहा है, बट इसके साथ साथ पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सारे कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जो उसमें रोल प्ले करते हैं। एक सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन्ड होता है जब हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बनाते हैं। जब हम लोग एक सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन होगा जब हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बनाते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। यहां से एक बात आप समझो, ये मैंने कर्व बनाया हुआ है, देखो ये रहा आपका डिसोसिएशन कर्व जिस सिग्मोइड शेप का है। जब ये आपका राइट शिफ्ट होगा, जब ये कर्व आपका राइट शिफ्ट होगा, मतलब जब ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो देखो अब यहाँ पे सैचुरेशन था हीमोग्लोबिन का, यहाँ पे है डिसोसिएशन सबसे ज्यादा, परसेंटेज सैचुरेशन सबसे ज्यादा। जैसे जैसे ये कर्व नीचे आता जा रहा है, परसेंटेज सैचुरेशन कम होती चली जा रही है। तो मतलब जैसे जैसे ये ग्राफ राइट शिफ्ट होता जाएगा, डिसोसिएशन होता रहेगा, जैसे जैसे लेफ्ट शिफ्ट होगा, एसोसिएशन होता रहेगा। और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन कहां पे होता है? एल्वियोलाई। मैंने क्या बोला था? ऑक्सीजन का फेवरेट कौन है? एल्वियोलाई है। तो एल्वियोलाई में ही ऑक्सीजन का एसोसिएशन होगा और टिश्यू लेवल पे इसका डिसोसिएशन होता रहेगा। मैंने क्या बोला? एक सिग्मोइड कर्व होता है, डिसोसिएशन कर्व कहेंगे। सिंपल सी चीज, एक बात अपने दिमाग में बिठाओ कि ऑक्सीजन का फेवरेट एल्वियोलाई, टिश्यू का फेवरेट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना है तो सबसे अच्छी जगह कहां होगी? एल्वियोलाई में होगी। तो जो ऑक्सीजन का एसोसिएशन होता है हीमोग्लोबिन के साथ, वो होता है आपका कहां होगा? एल्वियोलाई में होता है। तो उस टाइम पे ग्राफ शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड। और अगर एसोसिएशन हो रहा है तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल कौन है? PO2 रिस्पॉन्सिबल होगा। PO2 ज्यादा होगा, तीन चीजें कौन कौन सी कम मैंने बोली थी? PCO2 कम होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा और साथ ही साथ टेम्परेचर भी कम होगा। इस टाइम पे हो जाएगा आपका एसोसिएशन, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके क्या बना देगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बट अगर राइट शिफ्ट होगा, अगर हम लोग टिश्यू की बात करेंगे तो टिश्यू पे क्या होता है? डिसोसिएशन हो जाता है। टिश्यू पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनाते, यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाता है। और अगर डिसोसिएशन होगा तो PO2 हो जाएगा कम, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा कम, बाकी सब जाएंगे ज्यादा। सिंपल सी चीज है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका सिग्मोइड कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बनाया गया है। क्या लिखा गया है यहाँ पे? एंड इज हाईली यूजफुल। हो गया। The effect of factor like PCO2 hydrogen and concentration on binding of O2 with hemoglobin in the alveoli where there is high PO2। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे बात की जा रही है कि एल्वियोलाई में जहां पर PO2 ज्यादा होता है। एल्वियोलाई का क्या फेवरेट है? ऑक्सीजन फेवरेट है। एल्वियोलाई में क्या ज्यादा होगा? PO2 ज्यादा होगा। अगर वहां पे PO2 ज्यादा है तो क्या क्या कम होगा? वहां पे CO2 कम होगा, PCO2 कम होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो ये सारे फैक्टर्स, मतलब हाई PO2, लो PCO2, लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, लो टेम्परेचर, किसके लिए फेवरेबल है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। क्या ये सारे फेवरेबल हैं किसके फॉर्मेशन के लिए? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। अब बात की जा रही है, लेकिन वहीं पे अगर टिश्यू की बात की जाए तो टिश्यू में जहां पे PO2 लो होता है, टिश्यू में PO2 लो होता है, वहां पे PCO2 ज्यादा है। क्योंकि मैंने क्या बोला था? CO2 का फेवरेट कौन है? टिश्यू है। तो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है। अगर PCO2 ज्यादा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, लो PO2, अब यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाएगा। ये सारे कंडीशंस फेवरेबल होते हैं फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो मैंने अभी तक आपको दो चीजें बताई हैं कि जो एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई का फेवरेट ऑक्सीजन के अच्छा काम करेगा। तो एल्वियोलाई में एसोसिएशन होता है, टिश्यू पे डिसोसिएशन होता है। तो जब एसोसिएशन होगा तो उस टाइम पे पार्शियल प्रेशर O2 का ज्यादा, बाकी सब कम। और वहीं पे टिश्यू की अगर बात करोगे तो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर PO2 का कम हो जाता है, बाकी सब ज्यादा हो जाते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस पे बाइंड होता है और डिसोसिएट हो जाता है टिश्यू पे। कहां पे बाइंड होता है? लंग सरफेस पे बाइंड हो रहा है। कहां डिसोसिएट हो जा रहा है? टिश्यू पे। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन।
हर 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो 5 ml ऑक्सीजन को टिश्यू पे डिलीवर करता है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। इसको याद रखिएगा। तो इतने में हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक। हम लोगों ने ये देखा, सिंपल सी बात सुन लो, हीमोग्लोबिन कैसा था, रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट था, आरबीसी में प्रेजेंट था, करेक्ट। हीमोग्लोबिन जब आपका ऑक्सीजन से बाइंड होता है तो रिवर्सिबल मैनर या इरिवर्सिबल मैनर, रिवर्सिबल मैनर ना, जरूरत पड़ी तो फॉर्मेशन हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, जरूरत नहीं थी, कंडीशंस अनफेवरेबल थी तो वापस से ब्रेकडाउन हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। फिर एक लाइन लिखी गई कि हर एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है, 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है। फिर बात की गई एसोसिएशन की और डिसोसिएशन की। डिसोसिएशन कर्व कैसा था, सिग्मोइड था। अगर एसोसिएशन की बात की जाएगी तो एसोसिएशन होगा आपका एल्वियोलाई पे, लंग सरफेस पे होगा, और डिसोसिएशन होगा आपका टिश्यू पे। एल्वियोलाई पे आपका PO2 होगा ज्यादा, बाकी सब होंगे कम। PO2 ज्यादा, बाकी सबका कम। कम क्या, PCO2 कम, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम, टेम्परेचर कम। क्या हो गया यहाँ पे हो गया एसोसिएशन। क्या हो गया यहाँ पे, एसोसिएशन। बहुत इजी है बेटा, ट्रस्ट मी, बहुत इजी है। टिश्यू पे क्या होता है, टिश्यू किसका फेवरेट, कार्बन डाइऑक्साइड का फेवरेट, कार्बन डाइऑक्साइड का फेवरेट। तो यहाँ पे PCO2 होगा ज्यादा, तो इसके पीछे पीछे जो दो चीजें चल रही थी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा, टेम्परेचर भी ज्यादा, बचा इकलौता अकेला बेचारा PO2 कम। अगर PO2 कम तो अब बताओ यहाँ पे डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा। अब यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। तो एल्वियोलाई लंग सरफेस पे एसोसिएशन होता है और टिश्यू सरफेस पे डिसोसिएशन हो जाता है। इतना समझ में आ गया। 100 ml जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है कहाँ पे, टिश्यू सरफेस पे। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, आरबीसी के थ्रू कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा था, 20 to 25%, 70% हो रहा था एज अ बाइकार्बोनेट आयन, बाकी का जो 7% था वो था आपका डिसॉल्व स्टेट प्लाज्मा के थ्रू। अब यहां से देख लो, CO2 is carried out by hemoglobin as कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कैसे कर रहा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। CO2 कैसे करेगा, कार्बामिनोहीमोग्लोबिन। 20 to 25%, ठीक है, 20 to 25% करेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट था, आरबीसी में तो प्रेजेंट था। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। किससे रिलेटेड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 से रिलेटेड है। PO2 क्या होगा, मेजर फैक्टर होगा विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। याद रखिएगा, वहां पे भी PO2 मेजर फैक्टर था, यहाँ पे भी PO2 मेजर फैक्टर है। जब PCO2 ज्यादा होगा, PCO2 ज्यादा कहां बताया था मैंने, PCO2 का फेवरेट कौन है, टिश्यू फेवरेट है या एल्वियोलाई, टिश्यू फेवरेट है। तो जब PCO2 ज्यादा होगा उस टाइम पे PO2 लो होगा, PO2 लो होगा। ऐसा कहां पे होगा, ऐसा होता है आपका टिश्यू में। कहां पे, टिश्यू में। मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स वेयर एज, जब आपका PCO2 लो होगा, कहां पे लो होता है, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में तो लो होता है, इस टाइम पे PO2 होगा हाई एल्वियोलाई में। अब यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाएगा। सिंपल सी बात बताओ, ऑक्सीजन का सिंपल बताओ, ऑक्सीजन का फेवरेट कौन, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का एसोसिएशन होगा, बट कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का फेवरेट एल्वियोलाई है ना। वहीं पे अगर टिश्यू की बात की जाए तो टिश्यू का फेवरेट कौन है, CO2, O2 नहीं है। तो टिश्यू पे क्या होगा, O2 का तो डिसोसिएशन होगा लेकिन CO2 का एसोसिएशन होगा। तो वही लाइन बेटा यहाँ पे लिखी गई है कि जो, अगर हम लोग बात करेंगे PCO2 की, अगर PCO2 ज्यादा है तो PCO2 ज्यादा कहां होता है, आपका टिश्यू लेवल पे होगा। अगर PCO2 ज्यादा होगा और PO2 लो होगा, कहां पे होता है, टिश्यू में। तो इस टाइम पे ज्यादा बाइंडिंग पॉसिबल होती है। बट अगर वहीं पे लो PCO2 है और हाई PO2 है तो ऐसा कहां होगा, एल्वियोलाई में। और इस वक्त डिसोसिएशन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से, ठीक है। तो CO2 विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड एट द एल्वियोलाई। सिंपल सी चीज है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद बात की जा रही है कि आरबीसीज कंटेन ए वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज को आरबीसी में प्रेजेंट होता है। हम लोगों ने बाइकार्बोनेट आयन पढ़ा था ना, अब वही उसी की कहानी शुरू हो रही है। माइन्यूट क्वांटिटी कहां प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में भी। ये बात याद रखिएगा कि आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, बट बहुत मिनिमल क्वांटिटी में प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन आ चुका है, यहां से वापस से पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि जब टिश्यू की बात करेंगे, टिश्यू साइड पे क्या होता है, टिश्यू साइड पे जहां पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है, इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, वहां पे ज्यादा होता है। कैटाबॉलिज्म मींस क्या, अब बताओ, जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ था ऑक्सीजन को यूज करके, एनर्जी रिलीज हुई थी और वहीं पे क्या बना था, CO2 भी बना था। इसी को कैटाबॉलिज्म बोला है कि जब कैटाबॉलिज्म हुआ था टिश्यू सरफेस पे तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया था। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि टिश्यू साइड वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू द कैटाबॉलिज्म, CO2 डिफ्यूज करेगा ब्लड में,
CO2 डिफ्यूज करेगा ब्लड में और क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट आयन और H+ बनाएगा, बाइकार्बोनेट आयन या H+ बनाएगा। देखो CO2 H2O मिलकर के कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बना देता है और बाइकार्बोनेट फर्दर वही एंजाइम एक्ट करता है, बाइकार्बोनेट आयन और आपका H+ बन जाता है। कहाँ ये सब बन रहा है, टिश्यू सरफेस पे बन रहा है। एट द एल्वियोलर साइड जहां पे pCO2 लो हो जाएगा, जहां पे pCO2 लो हो जाएगा, रिएक्शन प्रोसीड करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पहले चला था ऐसे, अब चलेगा ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, इसके बाद वापस से CO2 और H2O बन जाएगा। टिश्यू लेवल पे क्या बना, बाइकार्बोनेट आयन बना। एल्वियोलर लेवल पे क्या बन जाएगा, CO2 वापस से अलग हो जाएगा और आपका वाटर अलग हो जाएगा। द CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल। तो अब अगर यहाँ पे बात की जाए कि CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कहां पे ट्रैप किया जाता है, तो टिश्यू लेवल पे। CO2 का बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रैप कहां पे होता है, टिश्यू लेवल पे। वहां से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वियोलाई, और वहां से ट्रांसपोर्ट होता है एल्वियोलाई के थ्रू, और एल्वियोलाई पे क्या हो गया, वापस से डिसोसिएशन हो गया। तो डिसोसिएशन हुआ तो क्या बना, CO2 बना। अब वहां से CO2 आपकी रिलीज हो जाएगी, अब वहां से CO2 आपकी रिलीज हो जाएगी। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर approximately 4 ml of CO2 to the alveoli। जो हम लोगों ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात की थी, यहाँ पे 5 ml ब्लड का 5 ml ऑक्सीजन को टिश्यू पे डिलीवर कर रहा था, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 ml ही कर रहा है। यहाँ से सवाल आ चुका है, इसलिए मैंने 2-3 बार बताया है। आपको कुछ नहीं याद रखना, आप सिंपल सी इतनी सी चीज समझो कि एल्वियोलाई का फेवरेट कौन है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। एल्वियोलाई का फेवरेट कौन है, एल्वियोलाई का फेवरेट है आपका ऑक्सीजन। टिश्यू का फेवरेट कौन है, टिश्यू का फेवरेट है आपका CO2। बस इसी के बेसिस खेल खेलते रहो आप। अगर ऑक्सीजन फेवरेट है तो एल्वियोलाई पे होगा एसोसिएशन, टिश्यू फेवरेट है CO2 का, तो यहाँ पे CO2 का होगा एसोसिएशन। अगर एल्वियोलाई फेवरेट है O2 के लिए, तो यहाँ पे डिसोसिएशन किसका होगा, CO2 का डिसोसिएशन हो जाएगा। जो एक के लिए फेवरेबल होगा, एक के लिए अनफेवरेबल होगा। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम लोग रेगुलेशन की बात करेंगे, ठीक है। देखो, अगर अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन रह जाता है ना, तो मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। बताइएगा, ठीक है। अब आता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखो, हम लोग ट्राई करते हैं, मैं ट्राई करती हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जा सके, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपको मेरी बातें नहीं समझ में आएंगी। तो अगर ऐसा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओगे कि मैम नहीं समझ में आया है, तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको नहीं समझ में आया है। फिर हम कोई और तरीका ढूंढेंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद स्टार्ट होता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का रेगुलेशन हम लोग यहाँ पे 4 सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, 4 चीजें पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कीमोसेंसिटिव एरिया और रिसेप्टर्स जो एसोसिएटेड होते हैं एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी के थ्रू। यहीं पे पढ़ लो, यहीं पे याद हो जाएगा। देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ह्यूमन बीइंग हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू शूट द डिमांड ऑफ देयर बॉडी टिश्यू। ह्यूमन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि जिस हिसाब से उसके बॉडी की डिमांड है, उस हिसाब से रेस्पिरेटरी रिदम को कम या ज्यादा कर सकता है या मॉडरेट कर सकता है। इसमें से कोई सवाल नहीं आने वाला है यहाँ से, ठीक है। अब सवाल स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज डन बाय ए न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम की वजह से कंप्लीट होता। एक स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट होता है कहाँ पे, मेडुलर रीजन में। कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुलर रीजन में। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है इस रेगुलेशन के लिए। हम लोगों ने क्या बोला कि एक ह्यूमन है, कोई भी ह्यूमन है, वो अपनी एबिलिटी, जो उसकी एबिलिटी है रेस्पिरेटरी रिदम की, उसको मेंटेन या मॉडरेट कर सकता है, इतना उसके पास होता है। उसकी एबिलिटी इतनी होती है। किसकी वजह से होती है एबिलिटी, न्यूरल सिस्टम की वजह से। फिर बात की गई कि जो मेडुला पार्ट होता है ब्रेन का, वहां पे एक सेंटर प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है इस रेगुलेशन के। क्या सिर्फ एक सेंटर प्रेजेंट होता है, नहीं, एक सेंटर और प्रेजेंट होता है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन। एक प्रेजेंट है मेडुला में, एक प्रेजेंट है पोन्स रीजन में ऑफ द ब्रेन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की एक्टिविटी को मॉडरेट करता है। समझ में आ गया। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल था। और इसके बाद क्या होगा, रेगुलेशन के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल था। उसके बाद पोन्स रीजन में क्या प्रेजेंट है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है। ये मॉडरेट करता है किसके फंक्शन को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को मॉडरेट कर देता है। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, ये हाईली सेंसिबल होता है। अभी वो बात नहीं आई है। न्यूरल सिग्नल जो इस सेंटर से निकलते हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को, और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट को भी ऑल्टर करते हैं। एक बात बताओ, हम लोगों ने अभी तक 2 चीजें पढ़ी। एक पढ़ा है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एक पढ़ा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ है, मेडुला में है। क्या करता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन के लिए, रेगुलेशन के। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, पोन्स रीजन में। ये क्या करता है, ये मॉडरेट करता है किसके फंक्शन को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट करता है।
ठीक है, उसको मॉडरेट कर देता है। कहाँ प्रेजेंट है? पोन्स रीजन में प्रेजेंट है। इतना समझ में आ गया। और जब उसको मॉडरेट करेगा जिसकी वजह से जो इंस्पायरेशन है, इंस्पायरेशन रेट है, ये रिड्यूस हो जाती है और इसकी वजह से रेस्पिरेशन रेट भी ऑल्टर हो जाती है। इसके बाद आता है कि एक कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में। कीमोसेंसिटिव एरिया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में प्रेजेंट होता है और ये हाईली सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए। यहां से सवाल पूछेगा कि कीमोसेंसिटिव एरिया किसके लिए हाईली सेंसिटिव है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का लेवल बढ़ता है, कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट हो जाएगा, सिग्नल भेजेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन दोनों को एलिमिनेट कर देगा। क्या बोला मैंने? कीमोसेंसिटिव एरिया क्या है? कीमोसेंसिटिव एरिया कहां प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में प्रेजेंट है। इसके बाद क्या हुआ? किसके लिए सेंसिटिव है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए सेंसिटिव है। जैसे ही ये दोनों का अमाउंट बढ़ता है, जो कीमोसेंसिटिव एरिया है एक्टिवेट होकर के सिग्नल भेजता है किसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजता है कि अब ये दोनों ज्यादा हो गए हैं, अब इसको एलिमिनेट करो। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एलिमिनेट कर देता है। इसी तरीके से कुछ रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। कौन से? रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। हम लोग हार्ट वाले में पढ़ेंगे सर्कुलेशन में कि जो एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी के रिसेप्टर्स होते हैं वो भी CO2 और H आयन के लिए हाईली सेंसिटिव होते हैं और ये भी सिग्नल भेजेंगे किसको? रेस्पिरेटरी रिदम को। क्या सिग्नल भेजेंगे? कि ये दोनों ज्यादा हो गए हैं, इसे अब एलिमिनेट करो। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? टोटल 4 चीजें पढ़ी। हम लोगों ने क्या देखा कि जो ह्यूमन होते हैं उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने रेस्पिरेटरी रिदम को मॉडरेट या मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला रीजन में, उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रिस्पॉन्सिबल होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है जो रेगुलेशन हम लोग चल रहा होता है उसके लिए, हमारे अंदर जो ब्रीदिंग चल रही है, पूरी प्रोसेस चल रही है, उसके लिए प्राइमरी कौन रिस्पॉन्सिबल है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा पोन्स रीजन में, मेडुला रीजन में तो आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट है। पोन्स रीजन में एक और सेंटर प्रेजेंट होता है, नीमोटैक्सिक सेंटर। अब नीमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? नीमोटैक्सिक सेंटर इसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को मॉडरेट करता है। ठीक है, क्या बोला? कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जो इस सेंटर से सिग्नल्स निकलते हैं ये रिड्यूस कर देते हैं इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को। अब अगर इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन कम होगा तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट भी तो ऑल्टर हो जाएगी। तो ये सब कौन कराएगा? नीमोटैक्सिक सेंटर कराएगा। इसके बाद एक कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है बगल में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के, और ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है ये हाईली सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और H+ आयन के लिए। तो जैसे ही इन दोनों एलिमेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट होकर के सिग्नल भेजता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कि अब इसको एलिमिनेट करो। तो वहां से रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर उन दोनों को एलिमिनेट कर देता है। और इसी तरीके से रिसेप्टर्स एसोसिएटेड होते हैं एरोटिक आर्क कैरोटिड आर्टरी के, वो दोनों भी सेम फंक्शन करते हैं। वो दोनों भी हाईली सेंसिटिव होते हैं CO2 और H+ आयन कंसंट्रेशन के लिए, और जैसे ये दोनों ज्यादा होंगे नेसेसरी सिग्नल्स भेजेंगे रिदम सेंटर को कि अब इसको एलिमिनेट कर दिया जाए। टोटल 4 चीजें हम लोगों ने पढ़ाई। कौन कौन सी? नीमोटैक्सिक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, नीमोटैक्सिक सेंटर, कीमोसेंसिटिव एरिया, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। कीमोसेंसिटिव एरिया किसके पास था? कीमोसेंसिटिव एरिया किसके पास था? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास था। कौन इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को कम कर रहा था? नीमोटैक्सिक सेंटर कर रहा था। कौन रेस्पिरेटरी रिदम के फंक्शंस को मॉडरेट कर रहा था? वो भी आपका नीमोटैक्सिक सेंटर कर रहा था। नीमोटैक्सिक सेंटर कहां प्रेजेंट था? पोन्स रीजन में प्रेजेंट था। कौन कौन से ऐसे 2 थे जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए हाईली सेंसिटिव थे? रिसेप्टर जो कि एसोसिएटेड थे एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी से, प्लस जो आपका कीमोसेंसिटिव एरिया था। इसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है। वो लाइन ये है, क्या है कि ऑक्सीजन का जो रोल है इस रेगुलेशन में वो बहुत कम होता है, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है, ना के बराबर होता है। ऑक्सीजन का रोल बहुत कम है। हम लोगों ने क्या देखा? ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन 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 पढ़ लेते हैं, बट ये लाइन याद रखेगा, बहुत बच्चा ये लाइन गलत करता है। उसे क्या लगता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रेगुलेशन ब्रीदिंग की बात चल रही है और वहां पे ऑक्सीजन का रोल ही ना हो, बट ऐसा ही होता है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ये लाइन याद रखिएगा। अब इसके बाद 3 डिसऑर्डर्स का नाम दिया गया है, फटाफट से कर लो, इसके बिना पेपर बनता नहीं है। पता नहीं क्यों यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, बट पूछा जाता है। तो डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सॉरी, एक अस्थमा है, एम्फाइसीमा है, और पीछे वाला जो डिजीज दिया गया वो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है। तो अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा में ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। अस्थमा में क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्यों? कॉजिंग व्हीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकियल ब्रोंक्यूल का। पूछा जाएगा कि जो ब्रोंकियल ब्रोंक्यूल का इन्फ्लेमेशन से कौन सा डिसऑर्डर होता है? तो होता है आपका अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकियल ब्रोंक्यूल्स का, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। एम्फाइसीमा में क्या होता है? एम्फाइसीमा क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक डिसऑर्डर मींस सिंपली समझ लो कोई चीज जो धीरे 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 जाती है और बहुत लंबे टाइम तक रह जाएगी।
क्या पता लाइफ टाइम के लिए भी रह जाए। ये होता है क्रोनिक डिसऑर्डर। स्लोली जो चीजें ग्रो करती हैं, स्लोली जो डिजीज आपकी बढ़ जाती है, धीरे 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 जाती है, वो होती है आपकी एम्फाइसेमा। इसीलिए जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं ना, उन्हें लगता है, आप उनको समझाओगे ना कि स्मोक नहीं करना चाहिए, तबीयत खराब हो जाती है, आपका लंग डैमेज हो जाएगा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है अरे यार मैं तो 10 साल से पी रहा हूँ, मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ। भाई अभी कुछ नहीं हुआ ऐसा ये मतलब नहीं आगे कुछ नहीं हुआ, मामला खराब चल रहा है, मामला खराब चल रहा है, ठीक है। एक दिन आएगा जिस दिन सब सफर करेंगे, पूरी फैमिली के मेंबर। इसलिए बोला जाता है अल्कोहल मत लीजिए, स्मोक मत कीजिए, समझिए इस चीज को। आज आप थोड़े से एंजॉयमेंट के लिए कि हाँ ठीक है मजा आ रहा है, स्ट्रेस है, ले लिया। स्ट्रेस सबसे ज्यादा पेरेंट्स को होता है। अगर आप लोगों के जैसे, अगर आप कोई भी बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है जिसके अंदर ये बैड हैबिट है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं, या फिर बहुत सारे जो बड़े लोग भी हैं, एडल्ट हैं, वो लोग भी ऐसा बोलते हैं कि स्ट्रेस था इसलिए ले लिया। भाई स्ट्रेस की अगर बात की जाए तो हम लोग के मम्मियों से ज्यादा उनके पास जितना स्ट्रेस है उतना किसी के पास स्ट्रेस नहीं होता, बट फिर भी डील करना आना चाहिए। कितनी बार आप स्मोक करके, ड्रिंक करके आप अपना स्ट्रेस ओवरकम कर लोगे? कितनी बार कम कर लोगे? दिन भर तो कोई नहीं पी सकता, 1 घंटा पियोगे, 2 घंटा पियोगे, फिर वापस आओगे, फिर पियोगे क्या? इससे अच्छा आदमी क्या ही कहा जाए। ये सब खैर समझाने वाली बात नहीं होती। जिसको नहीं करना होता वो नहीं करता, जिसको करना होता है वो करता है। बाकी अगर आप नहीं करते हो तो समझ लो कि आप एक बहुत ही अच्छी दुनिया में हो, ठीक है। बहुत अच्छी आदत होती है ये सारी चीजें। अस्थमा में क्या होता है? डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल से इन्फ्लेमेशन हो जाता है। एम्फाइसीमा किसकी वजह से होता है? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होगा। क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है? इसमें एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है, इसमें एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सर्विस डिक्रीज हो जाएगा। रीजन क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग करने से नहीं होता, बट एक रीजन होता है सिगरेट स्मोकिंग करने से भी आपका एम्फाइसीमा हो सकता है। हम लोगों ने क्या देखा? अस्थमा देखा। अस्थमा कैसा हो रहा था? इन्फ्लेमेशन हो जा रहा था ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में। एम्फाइसीमा में क्या देखा? सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है, रेस्पिरेटरी सर्फेस डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद आता है एक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एक्यूपेशनल मतलब जहां पे काम करने जाते हैं, एक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है कि कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं, खास करके जहां पे ग्राइंडिंग का काम होता है या स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री होती है, वहां पे डस्ट इस तरीके से प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी फुली कोप नहीं कर पाती है। हम लोग क्या देखते हैं कि डस्ट, हल्की सी धूल उड़ती है, हमें छींक आनी स्टार्ट हो जाती है, हमें ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये डस्ट है जिसका आमना सामना हमारा बचपन से होता आया। लेकिन जो स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, जहां पे ग्राइंडिंग का काम प्रॉपर तरीके से चल रहा होता है, तो वहां पे डस्ट नहीं होती। वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो और भी ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि हमारी बॉडी कोप नहीं कर पाती, उससे बच नहीं पाती है। अगर ज्यादा लंबे टाइम तक पर्सन उस जगह पे रहेगा, ठीक है, जहां पे ये सारे काम हो रहे हैं, उसकी वजह से फाइब्रोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फाइब्रोसिस मींस क्या होता है कि प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जिसकी वजह से लंग डैमेज हो जाएगा, लंग डैमेज हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उन्हें मास्क पहनना कंपलसरी किया जाता है। पहनना भी चाहिए, बहुत लोग नहीं पहनते लेकिन ठीक है, पहनना भी चाहिए। तो क्या होता है, मैंने क्या बोला कि ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर कहां पे है? ऐसी जगह जहां पे ग्राइंडिंग का काम चला है या स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री होती है, यहीं पे ये होने के चांसेस होते हैं। फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस क्या होता है? प्रोलिफरेशन हो जाता है फाइब्रस टिश्यू का, प्रोलिफरेशन हो जाता है फाइब्रस टिश्यू का। क्या हो जाता है? वहां पे लंग डैमेज हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि वर्कर्स जो कि इस इंडस्ट्री के हैं उन्हें प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए। ये चैप्टर यहाँ पे हो गया खत्म। मुझे लगा था 3 लेक्चर लगेगा, लेकिन ठीक है, इतना बड़ा चैप्टर है नहीं। और सेम जाएगा आपका सर्कुलेशन में। ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, एक्सप्रेशन हम लोग 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है वो देखा जाएगा, ठीक है। बाकी देखो, अगर अभी तक आपको कोई भी ऐसा डाउट आया है जो आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में जाके बता दो। आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए, वहां पे ऑलरेडी कई सारे बच्चे हैं, बहुत सारे तो नहीं है बट ठीक है, जितने हैं पढ़ने वाले हैं, तो आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी हेल्प चाहिए तो वहां पे भी जाके मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी की करा दी है। बीच में थोड़ा सा गैप था जो नहीं होना चाहिए था, कुछ रीजंस थे मेरे, उसकी वजह से गैप था, बट अभी चीजें कंटिन्यू रहेंगी। मेरा पूरा ट्राई रहेगा इस मंथ के एंड तक या फिर दिसंबर 15 तक आपका कंप्लीट हो जाए सिलेबस मेरा पूरा। देखो, जो क्लास 12 है उसका सिलेबस इतना ज्यादा लेंदी है नहीं, ज्यादा आपका ये क्लास 11 वाला पोर्शन था, तो ऑलमोस्ट ये यूनिट हो जाएगा। इसके बाद आपका प्लांट फिजियोलॉजी ही बचेगा, उसको हम लोग ट्राई करेंगे कि पहले क्लास 12 कंप्लीट कर लें, उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो क्लास 12 में ऐसा कुछ है नहीं, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, 20-30 दिन के अंदर आपका क्लास 12 कवर हो जाएगा, ठीक है। क्या ये सब बात की बात है, पढ़ते रहिए, रोज पढ़ते रहिए। 6 मंथ्स आपके पास बचे हुए हैं, 6 मंथ्स आपके पास बचे हुए हैं। काफी वक्त होता है, काफी टाइम होता है किसी भी एग्जाम, किसी भी तो नहीं बट ठीक है, नीट को क्रैक करने के लिए काफी टाइम होता है। अब आप सोचो कि 6 महीने में पढ़ के आपकी फर्स्ट रैंक आ जाएगी, देखो ये हम नहीं कह सकते कि 6 महीने में पढ़ के आपका फर्स्ट रैंक आ जाएगा। ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है,
बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं। 6 महीने पढ़ के अगर आप एकदम ही जीरो पे हो, आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो हम इतना तो कह सकते हैं कि 6 महीने पढ़ के आप सेलेक्ट हो जाओगे, फर्स्ट रैंक आ जाएगी, टॉप 100 में आ जाएगी, इसका गारंटी मुझे नहीं है। बट अगर आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करोगे, प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करोगे, टेस्ट दोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस दोगे, टेस्ट का एनालिसिस करोगे, तो एक बहुत अच्छी लाइफ आगे जी पाओगे। ठीक है, एक बहुत अच्छी लाइफ जी पाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे। आज का जो टाइम चल रहा है ना, इसमें ऐसा नहीं है। एक टाइम था जब फर्स्ट रैंकर की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। मानो मेरी बात, आप सेलेक्ट हो जाओ, मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ, उसके बाद फर्स्ट रैंकर की भी वही लाइफ है जो 1000 रैंकर की है, जो 20,000 रैंकर की है। तो ये मत सोचो कि मुझे फर्स्ट रैंक ही लेकर के आनी है। अपने गोल्स को बड़ा रखो, नो डाउट। ये सोचो कि मुझे बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे बहुत लाइफ में बहुत अच्छा करना है, अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है, जो लोग मेरे रिलेटिव्स नहीं है, जिनको मैं नहीं जानता, मुझे उनकी हेल्प करनी है। अच्छी चीजें लेकर के आओ अपने अंदर। खुद को किसी पर्टिकुलर रैंक से मत बांधो, क्योंकि जब हम लोग खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं ना, और जब वो चीज नहीं हो पाती, तो वहां पे इंसान टूट जाता है। ठीक है, सोचो कि हाँ ठीक है, आप जितना पढ़ोगे उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपने फर्स्ट रैंक लायक पढ़ाई की है, तो उस हिसाब से आपका रैंक आएगी। अगर आपने 100 लायक की है, 100 लायक आएगी। नहीं पढ़े हो, नहीं होगा। जिस हिसाब से आपकी मेहनत है, उस हिसाब से आपको परिणाम मिलेगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, बाकी पढ़ते रहो। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, चलो, थैंक यू।